मेंस्ट्रुएशन वो एक टैबू नहीं बनाई, जानवरों को भी होता है, ह्यूमंस को भी होता है, इट इज हाउ इट इज। अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है, हाँ जी, तो वो क्या चीजें कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकता है जिससे उसकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाए? सबसे पहले मोबाइल दूर रखिए, अपना स्क्रीन टाइम कम कर लीजिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेट ट्रेनिंग पे मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल्स हो। अच्छा, अभी रिसेंट एक मूवी रिलीज हुई थी बैड न्यूज, विक्की कौशल की। इसमें हमने देखा है हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन ऐसा होता है बहुत रेयर, हार्डली 1%। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हम लड़कों को एज बॉयज, एज हस्बैंड्स, एज ब्रदर्स या फिर एज सन्स पता होनी चाहिए वुमेन के बारे में। सिस्टर्स के प्रति, वाइफ्स के प्रति, मदर्स के प्रति हैव सम कंपैशन। हेलो हाय, दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज आपको मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाने वाला हूँ। याद करो जब आप क्लास 7th या 8th में थे और 7th चैप्टर या 8th चैप्टर आता था, कुछ लड़के हंसते थे, कुछ लड़कियां शर्माती थी, टीचर्स उस चैप्टर को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत ऊपर से उस चैप्टर को पढ़ा देते थे। क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि टैबू है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव, गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF एक्सपर्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, सो नाइस। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जिसमें टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, क्या चेंजेस इसमें आने चाहिए ताकि बच्चों को एक यंग एज से पता हो रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में? देखिए, व्हाट आई फील इज दैट माहौल चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट टुडेज जनरेशन। सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के टाइम पे एवरीथिंग इज इजीली एक्सेसिबल, फिल्टर्स नहीं है। अभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऐसे स्क्रॉल करते हैं, इट्स जस्ट सो इजी टू नो एवरीथिंग। सो ये हमारी सिस्टम का एक बहुत मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए दैट रिप्रोडक्शन शुड बी टॉट, बेसिक हाइजीन शुड बी टॉट, सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जिस हिसाब से राइज ऑफ क्राइम देख रहे हैं वो इसीलिए है बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं है, वो नाबालिग हैं, उनको कुछ एजुकेशन नहीं है, घर में वो माहौल नहीं है कि पेरेंट्स उनको बताएं, उनको सिखाएं। तो जैसे आपने अभी बोला ना कि हंसते हैं बच्चे, तो इस चीज़ के लिए बहुत सीरियसली एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आगे की जनरेशन के लिए। अच्छा, अगर लड़कियों को कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, तो वो सीधा गायनी को कंसल्ट करती हैं, लेकिन हम लड़के हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, तो हम किसके पास जा सकते हैं? देखिए, पहले क्या था कि जैसे घर में डॉक्टर्स थे, जो आपके फैमिली फिजिशियंस होते थे। पहली बात तो मेरे को ये लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होनी चाहिए, थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, थोड़ा पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। हम लोग जो थे, हम बोलने से डरते थे अपने पेरेंट्स को। मेल्स के साथ डेफिनेटली होता है कि उनको बेचारों को बड़ी सप्रेस सा करके रखा जाता है। तो पहले आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने फादर से डिस्कस करना चाहिए, कोई अपनी मदर से क्लोज है उनसे डिस्कस करिए। फिर फीमेल्स जो है वो तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं। आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग फिजिशियंस के पास जाइए, क्योंकि देखिए चेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम है, आप जब तक चेक नहीं होंगे तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर फिजिशियन को लगेगा कि हाँ, अगर ये डिफरेंट ब्रांच की कोई प्रॉब्लम है, जैसे यूरोलॉजिस्ट की कोई प्रॉब्लम है या किसी सेक्सुअल हेल्थ के डॉक्टर रिलेटेड के पास जाना चाहिए, तो फिर वो आपको अकॉर्डिंगली भेजेंगे। बट डेफिनेटली पहले फिजिशियन के पास जाइए। और ये सबसे पहले शुरू तभी होगा जब आप घर में डिस्कस करेंगे। आप घर में डिस्कस करेंगे, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करके नेट पे देख लेते हैं, और नेट पे देखने के बाद मिसगाइड और हो जाते हैं। फिर दोस्त बोलेंगे अरे कुछ नहीं है यार, चुप रहे यार, तू तो आजकल जैसे चलता है ना, आयु गे, इस टाइप की लोग मतलब बहुत गलत मजाक बना देते हैं। तो आपका मॉरल डाउन हो जाता है, आप हाइड करते हैं अपनी चीजों को, और वो लेटर में क्या होता है फिर देखिए, व्हाट आई सीन इज ऐसे जो मेल्स हैं देन दे गेट मैरिड, क्योंकि उनकी सप्रेस्ड पर्सनालिटी है, फिर उनके काउंटर पार्ट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो उतना ही डोमिनेंस दिखाते हैं, मैरिटल डिसहार्मनी होती है। दैट इज हाउ यू एंड अप इन डिवोर्सेस। या फिर वो हस्बैंड वाइफ में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, वो टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि बस वो चल रहा है मामला, कैसे खींच रहे हैं, किसी तरह खींच रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। फिर आजकल है ना, मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेल्स की भी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो फीमेल्स के जैसा आप अटेंशन दे रहे हैं, आपको सेम अटेंशन मेल्स को भी देनी चाहिए। वो शुड बी इक्वल, दैट इज जेंडर इक्वलिटी। शर्म आती है इस चीज में बात करने की ना, कि अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब है या मुझे एंजाइटी हो रही है, तो वो डिस्कस नहीं करते उस चीज को। वो बोलते हैं ना जैसे कि लड़का कैसे रो सकता है, मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप इंसान नहीं है, आप में हार्मोन्स नहीं है, आप में इमोशंस नहीं है। बल्कि अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे कि मर्द को दर्द नहीं होगा, ट्रस्ट में आप नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में आ जाएंगे, और जब आपकी मैरिज होगी आपके वाइफ को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो यू शुड हैव एन ओपन कम्युनिकेशन बोथ वेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट।
अच्छा, एक टेंडेंसी है हमारी नॉर्मल, जैसे फोन आता है, ये मेरा फोन है, मुझे फोन आया, मैंने कॉल पे बात करी और फोन रख दिया यहाँ पे exactly. इस पॉकेट में, बिल्कुल। तो ये इतने करीब है मेरे पीनस के या किसी भी मेल के पीनस के, तो क्या ये हमारी स्पर्म क्वालिटी को या फिर फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। लैपटॉप इज बेसिकली, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें, समथिंग लैप एंड टॉप, राइट? डेस्कटॉप इज डेस्क एंड टॉप। सो रेडिएशंस तो निकल रही हैं। आप कितने केसेस देखते हैं कि मोबाइल बर्स्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो डेफिनेटली आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट डालती हैं। कोविड के बाद से बहुत सोशल मीडिया या ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ बहुत हो गया, बिकॉज तब और कुछ था नहीं ऑप्शंस। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप सेंसस चेक करेंगे, आप कोई रिसर्च में देखेंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट बहुत ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी अब देखने में मिल रही है। अब इसलिए भी देखने में मिल रही है बिकॉज ठीक है, डॉक्टर्स भी अब मेल के ऊपर पूरा फोकस करने लगे। पहले कितने ऐसे पेशेंट्स थे या मेल्स थे जो अपनी वाइफ को बोलते थे भाई तेरे में कमी है, तू ही ट्रीटमेंट करा। स्पर्म काउंट कोई नहीं कराता था। अब एज एन इनफर्टिलिटी डॉक्टर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, कराना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी सेम नहीं रहती। आपकी बॉडी 3-6 महीनों में चेंजेस दिखाती है। आज आपका स्पर्म काउंट बहुत ठीक है, कल को 6 महीने बाद लो हो सकता है, फिर आप कैसे प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे दे सकते हैं? प्लस इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फर्टिलिटी, अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा आई फील मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है अगर किसी मेल को पता चलता है कि कमी मेरे में है, क्योंकि आज भी हम उस सोसाइटी के उसमें है कि मेरे अंदर कमी है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड में हो। तो मोबाइल को दूर जितना रख सकते हैं, जैसे ठीक है इफ यू आर ट्रैवलिंग तो आप अपना रख लीजिए, बट वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन तब तो आप उसको दूर रखिए, टेबल पे रख दीजिए, काउंटर टॉप पे रख दीजिए, बट डोंट कीप इट विद यू। मतलब एक तो यहाँ पे नियर हार्ट नहीं होना चाहिए और नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। जो अंकल जी होते हैं, नाना जी वगैरह होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी यहाँ रखने की, यहाँ ऊपर की जेब में रखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो जो रेडिएशन है, जो वेव्स निकल रही हैं, वो डेफिनेटली हार्म करती है। अच्छा, आपने अभी इनफर्टिलिटी की बात करी, तो कौन से ऐसे टॉप 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है? लाइफस्टाइल सबसे प्रायर जो और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, लाइफस्टाइल है। दूसरा, बहुत सारे क्लब्स की मशरूमिंग और बूमिंग हो गई है। तो अब एक ये सोशल स्टेटस बन गया है कि मैं फलाना क्लब में गया, एवरी वीकेंड मुझे जाना है और स्टोरी लगानी है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर, यू नो। सो सोशल लाइफ को कंपनसेट करने के लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। एक बात और देखिए, व्हेन वी वर किड्स तो ड्रग्स तब भी थी, बट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जो है वो लीगली एज 18 ईयर्स है, बट पार्टीज में, स्कूल पार्टीज में वो स्मगलिंग हो ही जाती है। तो लाइफस्टाइल खराब है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं है। तो हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फीमेल हाइजीन पे तो बहुत बात करते हैं और फीमेल हाइजीन पे बहुत ध्यान रखते हैं, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज मेल हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, पीयर प्रेशर बहुत है, वर्क प्लेस का प्रेशर बहुत है, रैट रेस बहुत नेगेटिव तरह से हो रही है। एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन टॉप, नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड, शॉर्टकट सबको चाहिए। तो एक वो जो जनरलाइज प्रेशर है, जो स्ट्रेस लेवल है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ईटिंग हैबिट्स। आजकल वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ सा आ जाता है। तो और जो भी मिल रहा है, जिस भी टाइम पे मिल रहा है, उस टाइम पे आप खा रहे हैं, राइट? बिकॉज या तो आप मीटिंग्स में बिजी हैं, या वर्क प्लेस में बिजी हैं, या पार्टीज में बिजी हैं। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, आपने अल्कोहल की बात करी अभी, तो अल्कोहल कितने अमाउंट में अगर हम लेते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो वो सही है? कितना अमाउंट सही देखो, हफ्ते में एक बार 50-60 ml तक चल जाता है। आपको एवरी डेट पीना है, हर वीकेंड पे ड्रंक होके गिरना है, तो वो तो नहीं चल सकता। वो लिवर के लिए भी टॉक्सिक है, सब जानते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक है, आपके पार्टनर के लिए भी टॉक्सिक है, आपकी बॉडी के लिए भी टॉक्सिक है। बिकॉज जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके इनहिबिशंस जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई बहुत बोलने लगता है, कोई वॉमिट करने लगता है, कोई गिरने लगता है, कोई बदतमीजी करने लगता है, कोई हंसने लगता है। हाँ, तो आप ना सोशली बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो अल्कोहल लिमिट में होना चाहिए। अब पहले था छोटे छोटे नुक्कड़ होते थे तो आप हेजिटेट करते थे, अब इतने लैविश स्टोर्स हो गए हैं कि इट इज अ स्टेटस सिंबल टू गो टू, यू नो, आई वेंट टू दैट स्टोर, अल्कोहल मिलती है, दैट इज व्हाट। तो बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी, तो इसीलिए एडिक्शंस हैव बिकम वेरी इजी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम लड़कों को एज बॉयज़, एज हस्बैंड्स, एज ब्रदर्स या फिर एज सन्स पता होनी चाहिए वुमेन के बारे में। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, सब लड़कों को पता होनी चाहिए? मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू नहीं बनाइए। जानवरों को भी होता है, ह्यूमंस को भी होता है,
इट इज़ हाउ इट इज़, सृष्टि ऐसी चल रही है, सृष्टि ऐसी बनी है, राइट। तो पीरियड हो गया, या मैं कैसे बताऊँ पीरियड हो गया, पीरियड होता है, सबको होता है, आजकल तो 10-11 ईयर्स में भी होने लगा है। थोड़ा कंपैशन रखो सिस्टर्स के प्रति, वाइफ्स के प्रति, मदर्स के प्रति। हैव सम कंपैशन। आपको ओपनली डिस्कस करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट हैव सम कंपैशन कि फीमेल बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मूड स्विंग्स होते हैं, विच इज़ हाउ गॉड हैज़ मेड अस। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना फीमेल ड्रामे कर रही है, दिस इज हाउ गॉड हैज़ मेड अस, और हम समझते नहीं हैं। कभी वो चुप हो जाएंगी, कभी वो इरिटेबल हो जाएंगी, कभी वो इतनी इमोशनल हो जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज बी रीजनेबल विद देम। आप कंसिडर करिए कि शी इज़ एट दैट टाइम ऑफ हर पीरियड्स, पेन में हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक सिंपल कंपैशन कोई चाह रही हो कि इट्स ओके, आप बैठ जाओ, यू टेक रेस्ट, आप हीटिंग पैड दे दीजिए लाके, आप मेडिसिन लाके दे दीजिए, आप सैनिटरी पैड, अगर आप जाके सैनिटरी पैड खरीद रहे हैं तो आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना। वो शायद इतना ब्लीड कर रही है, इतनी परेशान हो रही है कि वो नहीं जा पा रही है, तो आप लाके रख दीजिए। ज़रूरी थोड़ी आप बोलिए, आप चुपचाप लाके रख दीजिए ना, आप केयर कर दीजिए, थोड़ा उसका फेवरेट खाना बना दीजिए, थोड़ा प्यार से बात कर लो, कुछ ऑर्डर ही कर लो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, और आगे जाके फिर अपने पार्टनर के लिए भी वो कंपैशन आता है, तो इतना तो पता होना चाहिए। प्लस हाइजीन का भी ध्यान मेल्स को रखना चाहिए। भाई जैसे आप हस्बैंड्स हैं, ब्रदर के बारे में तो खैर नहीं बोलेंगे बिकॉज वो तो एक बहुत अलग रिलेशनशिप होगी, बट इवन इफ योर हस्बैंड, व्हाट आई हैव सीन इज दैट some males have the tendency of having intercourse during periods as well, which should not be done. वो गलत है। तो थोड़ा हाइजीन का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, बिकॉज फिर आप अपनी पार्टनर को, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लोगों को लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं बिल्कुल। जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे रेकरेंट बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहा है, तो हम लोग फिर पार्टनर ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि आप विदाउट प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। देखिए, कॉन्डम का पर्पस सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकना नहीं है, कॉन्डम का पर्पस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकना आज के मल्टीपल पार्टनर्स के ज़माने में। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, यू कैन, जैसे मैंने अपनी एक इंस्टा की रील में बताया भी था, दैट वजाइनल इंटरकॉर्स के लिए प्लेन कॉन्डम्स होती हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहिए। यूज़ कॉन्डम्स वेदर शी इज़ ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेदर शी हैज़ कॉपर टी, वेदर इवन इफ यू ejaculate outside, दैट इज़ नॉट एन इशू। कॉन्डम शुड ऑलवेज बी यूज, बिकॉज आप अपने पार्टनर को इन्फेक्शन से सेव कर रहे हैं, आप भी सेव हो रहे हैं, you are also getting protected from that. Before and after intercourse, make sure that you also have good hygiene, you are cleaned, you are shaved, you are hygienic, आप भी अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए if you are comfortable and if your gynecologist comfortable, then you should talk it out with her as well. But if you do not have that comfort with your doctor, then male एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे जाके बात करिए, सिंपल फिजिशियन से बात करिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यू शुड टेक ट्रीटमेंट अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो। अच्छा, एक और चीज़ है मेल्स में ना, हाँ जी, कि हमें कोई अगर प्रॉब्लम है जी जी, तो हम डिस्कस नहीं करते किसी से। हाँ, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं जी, आपने कहा यूरोलॉजिस्ट पे जा सकते हैं, हाँ, और हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसका एक प्रॉपर डॉक्टर कौन है, मतलब एक कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं है इस चीज़ का। देखो, अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अच्छा, स्किन स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। अगर आपको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आजकल सेक्सुअलॉजिस्ट भी हैं। बट अगर आपको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू आर फीलिंग टेंस, क्योंकि देखो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब लैक ऑफ इरेक्शन होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, परफॉर्मेंस प्रेशर। हमने बता दिया इस डेट में, जैसे फर्टिलिटी की हम जब कंसीव करने की बात करते हैं, इस डेट में पेशेंट को लिख के दे दिया कि भाई कॉन्टैक्ट बनाना है प्रेगनेंसी के लिए। कुछ ऐसे होते हैं बेचारे, वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं होती, तो ऐसे में यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, और वो जेन्युइनली एक मेडिकल प्रॉब्लम निकलती है, तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। जनरल फिजिशियन भी आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। भाई एक मेल दूसरे मेल को बता सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे चेकअप फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मेल्स का चेकअप होना चाहिए। सिर्फ दूर दूर बैठ के सिम्टम्स बता दो, दवाइयाँ लिख दो, नहीं होना चाहिए। हर, जैसे मैं कहती हूँ कि हर फीमेल का, वेदर शी इज सेक्शुअली एक्टिव एंड वेदर शी इज़ मैरिड, चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या है मैडम, अल्ट्रासाउंड करा दो,
हाथ मत लगाओ हमें, वो गलत है। तो हर फीमेल का भी चेकअप होना चाहिए, इसी तरह हर मेल का भी 6 महीने साल में एक बार ज़रूर आप पूरा फिजिकल चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए और फिजिकली डॉक्टर से चेक कराइए। अच्छा, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, हाँ जी, तो उसका बेबी भी और फीमेल भी बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक हस्बैंड को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कुछ ऐसी टिप्स जो आप एक हस्बैंड को देना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इन चीज़ों का तो ख्याल रखिए। देखो, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटीन रिच डाइट अपनी वाइफ को दीजिए, आप उसको मोटिवेट करिए, साथ में वॉक्स पे जाइए। होता है ना कि भाई तू चली जा, अपने आप कर ले जैसा ठीक लग रहा है। हम कहते हैं सुबह शाम वॉक करो, तो अगर आप साथ में वॉक करोगे, डिस्कस करोगे कि अब बेबी आएगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे डायपर्स चेंज करेंगे, कौन जगेगा पहले, ये सब चीज़ें सुनने में तो बड़ी ऐसे मतलब टीवी सीरियल टाइप लगती है, बड़ी वियर्ड लगती है, बट ऐसे में ना आप एक बॉन्ड बना रहे हैं। आप अपने बेबी के साथ एग्जैक्टली अपनी वाइफ के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, बिकॉज देखो फीड तो वही कराएगी, रात भर तो वही जगेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप भी उसके पास बैठे रहो, जगे रहो, बट चल अभी तू, अब बच्चा सो रहा है, तू भी सो जा, अगर वो उठेगा या उठेगी तो मैं उसका डायपर चेंज कर दूंगा। आप फादर हैं, आपको अवेलेबल होना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी वो इरिटेट होगी, कभी वो रोएगी, चुप रहो, सुन लो, कोई बात नहीं। कभी कभी उसका मन करेगा कुछ अच्छी चीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के उसको खिला दो, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे दो, उस पर अननेसेसरीली प्रेशर मत डालो, प्लस उसको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि एट दी एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, सिर्फ बच्चे को पालना एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप ब्रेड बेयरर हैं घर के, फिर भी इट वॉज योर चॉइस टू बिकम अ फादर, यू हैव टू बी देयर फॉर योर बेबी, बिकॉज समटाइम्स अ फीमेल ऑल्सो नीड टू टेक रेस्ट, थोड़ा सेटबैक उसको भी चाहिए होता है। तो थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए, थोड़ा वाइफ की तरफ भी ध्यान दीजिए, तो ऐसे में आपकी पर्सनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वो बच्चा नहीं सफ़र करता मदर फादर की लड़ाई के बीच में। एंड अब तो प्रेगनेंसी रिलेटेड, जैसे कई बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं डिस्कस कर पा रहे इतना फ्रैंकली, तो अभी तो प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी आ गई हैं। रीड दोज, सिट विद योर वाइफ, डिस्कस फ्यूचर प्लान्स, तो उसको फील होगा कि ही इज ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व, ही इज कंसर्न अबाउट मी एंड माई बेबी। कुछ हॉस्पिटल्स में मेल्स का ये लेबर रूम में और ओटी में जाना अलाउड होता है, कुछ में अलाउड नहीं होता। अलाउड है तो बी अ पार्ट ऑफ इट, सी दैट जर्नी, एंड इफ इट इज़ नॉट अलाउड तो जब तक वो डिलीवरी रूम में नहीं जाती है तब तक सिट विद हर। उसको पेन आ रहे हैं, थोड़ा बैक दबा दो उसकी, थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा हाथ पकड़ लो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत इफेक्ट डालती है। अच्छा, हमने बहुत बार देखा, जैसे आपने बताया कि लेबर रूम में एंट्री हो जाती है, हाँ। तो हस्बैंड वहाँ पर जाके क्या वीडियो भी बना सकते हैं? टेक्निकली अलाउड नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिकॉज देखो डिलीवरी के टाइम पे कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर्स को थोड़ा थोड़ा डांटना पड़ जाता है पेशेंट्स को, बिकॉज एट द एंड हम 2 लाइफ्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट? तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज वो एक पर्सनल प्राइवेसी वाली बात होती है। बट ये है कि अगर आपको डॉक्टर अलाउ कर रहा है तो जैसे हम कहते हैं पुश करो, तो यू कैन बी अ सपोर्ट टू दैट। उसका सर ऊपर उठा दो, थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ लो, थोड़ा सर पे पसीना पोंछ दो, थोड़ा पानी पिला दो, उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ, कि माई हस्बैंड इज देयर फॉर मी। और अगर आपको अलाउड ही नहीं है तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए बस बाहर, है ना, उतना ही बहुत होता है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं और IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जी करेक्ट? लेकिन एक लेमैन के लिए अगर इस प्रोसेस को समझाना हो तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है? देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि बहुत सारे एग्स बने। एक अंडे से काम नहीं चलता। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसमें, जब अंडे बड़े बन जाते हैं तो एनेस्थीसिया देके उनको निकाल लेते हैं हम लोग। फिर हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, उसकी माइक्रोस्कोप में स्टडी होती है, और माइक्रोस्कोप के अंडर ही उसको आजकल इक्सी कहते हैं, जो अंडा बनता है और जो स्पर्म होता है उसको मिला देते हैं। सिंपल से सिंपल भाषा में जो मैं समझा सकती हूँ आपको, उसको मिला देते हैं, और उसके बाद जब वो बन जाता है, ब्लास्टोसिस बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, तब उसको यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये बेसिकली IVF होता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए किया जाता है कि अगर किसी का स्पर्म काउंट बहुत कम है, जो नेचुरल तरह से नहीं कंसीव करा पा रहा है वाइफ को, या किसी के अंडे अच्छे नहीं बनते हैं, या प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही है, उस प्रोसेस में हेल्प करने को IVF कहते हैं। अच्छा, अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है, हाँ जी, तो वो क्या चीज़ें कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकता है जिससे उसकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाए? देखो, सबसे पहले मोबाइल दूर रखिए, अपना स्क्रीन टाइम कम कर लीजिए, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वेट ट्रेनिंग पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल्स हो। अभी एक बहुत बड़ा मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से फीमेल्स बल्क हो जाती है या मेल की बॉडी तभी बन सकती है जब आप इंजेक्टेबल्स लेते हैं। ऐसा नहीं है। हैवी वेट उठाना उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। उससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, आपका मसल स्ट्रेंथ बनेगा, आपका माइंड रिलीव्ड रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो एक तो आपको एक्सरसाइज 40 मिनट्स पर डे ज़रूर करें, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक ज़रूर करिए। मोर ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, माइक्रोज मैक्रोज को बैलेंस करके चलिए, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए। वंस इन अ मंथ ठीक है, अल्कोहल चल जाए, ट्वाइस इन अ वीक चल जाए, मतलब लिमिट में आप ले सकते हैं। और डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने आपको बताया। स्ट्रेस लेवल को कम करिए और अपने पार्टनर से खुल के बात करिए, क्योंकि कई बार दो पार्टनर्स के, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी आप अपनी मर्जी से नहीं चाहते हैं, कई बार प्रेगनेंसी आप अपने पेरेंट्स की फोर्स, या आपके सारे फ्रेंड्स मैरिड हैं, सारे फ्रेंड्स के बच्चे हो रहे हैं, आप इकलौते कपल हैं जिसके पास बच्चा नहीं है। शायद आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, शायद आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, बट आप कर रहे हैं क्योंकि पीयर प्रेशर है आपके ऊपर, है ना, या घर वालों का प्रेशर है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस प्रेशर के साथ करते हैं तो आप हाफ हार्टेडली वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। तो आपको यू हैव टू, इफ़ यू आर डूइंग इट, यू हैव टू गेट इट इनटू इट फुल हार्टेडली, अदरवाइज रहने दीजिए, मत करिए। अच्छा, अभी रिसेंट एक मूवी रिलीज हुई थी बैड न्यूज, विक्की कौशल की, जिसमें हमने देखा है हेटेरो पैटर्नल सुपर फेकेंडेशन, शायद यही बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर, आई थिंक। मतलब ऐसे केसेस वर्ल्ड में कहीं पे हुए हैं? हार्डली 1%, सिर्फ 1%, जिसमें भी वो भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट केस नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड याद रहे, ऐसा होता नहीं। देखिए मूवीज पे तो मैम नाम शायद नहीं लेना चाहिए, या जैसे विक्की डोनर थी और एक कोई करीना कपूर की मूवी आई थी, ऐसा नहीं होता है। आप मूवीज में इतना एक्स्ट्रा ग्लैमराइज करके और इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, कहते हैं ना कि इसका मिला दिया, उसका अंदर क्या मिलावट कर रहे हैं, भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इम्पैक्ट जाता है उस चीज का। एग्जैक्टली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लीगल चीजें इन्वॉल्व हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। बहुत ट्रांसपेरेंट रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इसमें लीगल मैटर इन्वॉल्व है, और लीगल मैटर को तो छोड़िए, आपका इमोशंस इन्वॉल्व है, वी स्टिल केयर फॉर इमोशंस। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिल्मों में रियलिटी नहीं है, फिल्मों के या सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, दैट इज, सोशल मीडिया बहुत अलग है और रियल लाइफ बहुत अलग। तो प्लीज़ डोंट गेट फूड। अच्छा, अब एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है, साथ में आपको रीजन बताना है कि क्यों मिथ है और क्यों फैक्ट है, ठीक है? सबसे पहला है कि पपाया, पपीता खाने से एबॉर्शन हो सकता है, ये मिथ है या फैक्ट है? ये फैक्ट है, बिकॉज पपाया में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अबॉर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब दे आर अबॉर्टिफिशिएंट्स, तो पपाया नहीं खाना चाहिए। हम लोग 9 मंथ मतलब 8 मंथ्स तक मना करते हैं, और जैसे 9th मंथ एंटर होता है तो अलाउ कर देते हैं। मास्टरबेशन बहुत गलत चीज़ है, ये मिथ है या फैक्ट है? दिस इज अ मिथ, ऐसा नहीं है। हाँ, इफ़ यू आर, एक होता है कि आपको एडिक्शन हो गया, हैबिट हो गई है, वो गलत है, बट मास्टरबेशन इज नॉट बैड, नो। इसका भी टैबू बना रखा है लोगों ने। इसका टैबू है, और फिटनेस इंडस्ट्री वालों ने बहुत बना रखा है, डोंट अंडरस्टैंड, मास्टरबेट करोगे तो बॉडी नहीं बनेगी, यार ऐसा नहीं होता यार, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तीसरी चीज़ है द जेंडर ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो डिफाइन करता है बाय मदर अलोन। Absolutely not. The gender of the baby is defined by father's genes, not by mother. Mother के पास तो XX है ना, XY तो father के पास है, और ये हमको पढ़ाया जाता है। Exactly. X आएगा तो लड़की आएगी, Y आएगा तो लड़का आएगा। भैया मदर का कोई रोल नहीं है इसमें, सब कुछ बाप का रोल है। अगर तो आप फादर ने X दिया तो लड़की है, और फादर ने Y दिया तो लड़का है। तो फादर रिस्पॉन्सिबल है भाई, फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि तू तो सिर्फ लड़की पैदा करती है, आपका बेटा गलत है जी, उसको ब्लेम करें। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर बच्चा नहीं हो रहा होता तो सिर्फ वही लड़कियों को ट्रीटमेंट कराने के लिए कहते हैं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ लेडीज को ही होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 50% मेल इनफर्टिलिटी हो गई है आजकल, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी। मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, या मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये अपने टेस्ट करा ले, बाद में पता चलता है जी आप ही की स्पर्म में प्रॉब्लम थी। जब डॉक्टर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर बोलता है नहीं तुम अपना टेस्ट कराओ, तो पता चलता है फीमेल हेल्दी है, मेल अनहेल्दी है। तो ऐसा नहीं होता। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको जिम नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत गलत, मैं तो बोल बोल के थक गई जी अपने मरीजों को, प्लीज जिम चले जाओ, हम खुद जिम वाले लोग हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हाँ, केयरफुल होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनर हायर करना चाहिए, जो ट्रेनर
प्रेगनेंसी में इक्विप्ड है, आप समझ रहे हैं बात को। हर किसी की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनर्स की भी वो एक कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कर जिसमें वो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हो। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आप जरूर स्ट्रेंथ ट्रेन, भाई नॉर्मल डिलीवरी सबको चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी कोई आसान नहीं है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक्ट्रेसेस को देखते हैं वो जिम जा रही हैं, स्ट्रेंथ ट्रेन कर रही हैं, तो वो और आप में कोई डिफरेंस थोड़ी है। हाँ, वो एक्ट्रेसेस हैं, उनको सब दिखाना पड़ रहा है, बट बॉडी तो ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑल। तो नहीं, जिम ज़रूर जाना चाहिए अगर आपकी मेडिकली कंडीशन अलाउ करती है, और एक अच्छा सा गुड ट्रेनर हायर करिए और प्लीज़ एक्सरसाइज करिए। आपने भी एक्ट्रेसेस की बात करी, तो नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा और मिताली राज, हाँ। जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, सबने अपने एग्स फ्रीज करवा रखे हैं। बिल्कुल। तो आजकल ये जो एग्स फ्रीजिंग का चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? मतलब इसका कोई फ़ायदा है? देखो, फ़ायदा इसलिए है बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है क्वालिटी ऑफ एग्स तो ख़राब होते हैं, ये फैक्ट है। अब हर कोई करियर ओरिएंटेड है, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहता है, विच अगेन इज़ वेरी गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो जैसा आजकल का माहौल है, वैसा एक अच्छा पार्टनर मिलना, वेदर इट इज़ अ फीमेल और वेदर इट इज़ अ मेल, बहुत डिफिकल्ट है। और आप करने के लिए शादी तो नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो आपके दुख सुख में आपका साथ दे, यू ग्रो टुगेदर, राइट। तो कई बार आजकल 35 अबव, हम डॉक्टर्स की शादी बहुत लेट होती है देखा जाए तो, क्योंकि हमारी पढ़ाई इतनी होती है। यूजुअली 35 अबव में आजकल शादी हो रही है, तो 35 अबव में जब आपकी शादी होती है तो कंसीव करने में आपको दिक्कत होती है। तो आई थिंक 28 के बाद आपको अपने एग फ्रीज करा लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी रहते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में भी मेंटल अबनॉर्मैलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप शादी तब करिए जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, आपको पता है आपके हेल्दी एग्स फ्रीज्ड है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए चिंता, एटलीस्ट एक तरफ से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अच्छा, सैनिटरी पैड्स हार्मफुल होते हैं कि मिथ है, फैक्ट है? सैनिटरी पैड्स अगर कॉटन बेस्ड हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं तो दे आर नॉट हार्मफुल। अगर सिंथेटिक मटेरियल से बने हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो बहुत हार्मफुल है। अच्छा, तो ये आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके, you, मुझे और बहुत काफ़ी अच्छा सारी लगा। चीज़ें मेरे को सीखने को मिली हैं, जी। और आई एम श्योर कि जितने लिसनर्स हैं, जितने लड़के हैं, उनको भी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, पेट दर्द है, सर दर्द है, ये हमको भी है, लड़कियों को भी, हम समझ जाते हैं। लेकिन जो कि पीरियड्स हैं, जितना इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो हम नहीं समझ पाते, हम चाहकर भी नहीं समझ सकते। तो बस हम साथ दे सकते हैं और वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपने बताई, ताकि एक इमोशनल सपोर्ट उनको मिले। इमोशनल सपोर्ट, एट द एंड एवरीथिंग आर इमोशंस। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो साइनिंग ऑफ, और ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, Thank you so थैंक यू much. सो मच।